Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. काफी सारे रिसोर्सेस आपके लिए अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी. A lot of work is going on for your CA final IDT paper number 5. In this video, in this particular lecture, we are going to talk about the mock test paper जो कि 19 मार्च को आपका हुआ था. 2-3 दिन का डिले हो चुका है. हम 22 मार्च को वीडियो बना रहे, बट ठीक है सर, चलता है. काफी सारी अलग चीजें भी तो अपलोड कर दी आपके लिए. एज यूजुअल, बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, एमसीक्यू सॉल्व करो, डिस्कशन में पार्ट लो, अपडेट्स वहां पे मिलते हैं. तो डोंट मिस आउट ऑन द वेरी बेनिफिशियल रिसोर्सेज फॉर योर आईडीटी. एंड सेकंड, जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना. इट हेल्प्स मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स. यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क्स दैट वे. तो कंटेंट अच्छा लगे तो ही करना, बट कर लेना. ठीक है, चलो करें स्टार्ट. आ जाओ. अपना ग्रुप 2 का सीए फाइनल पेपर नंबर 5 आईडीटी. वी विल सॉल्व एवरीथिंग बट थोड़ा सा रैपिड मैनर में, क्योंकि अब ये लेवल किसका है. हम चीजें कर चुके हैं, हम कंसेप्ट्स कर चुके हैं. एंड एमसीक्यूज में सारे कराऊंगा, प्लीज डोंट वरी. लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ फटाफट सारे डिस्कस करूंगा. कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी आए, लगे कि यार ये मुझे अभी भी नहीं समझ आए, तो आप उसका सोल्यूशन डिटेल में देखो, कंसेप्ट को रिवाइज करो. बट येस, बैलेंस में सब कुछ यहाँ पे कराऊंगा, बट रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स स्टार्ट. आ जाओ. एमसीक्यूज से स्टार्ट करते. दोनों ही एमसीक्यूज आपके केस बुकलेट में थे, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर ये एग्जॉस्टिवली सारे डिस्कस नहीं हुए थे. एक दो छूट गए थे क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स पकड़े थे. तो यहाँ पे आई विल कवर ऑल द एमसीक्यूज. लेट्स स्टार्ट. पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड. Just understand how I am reading the MCQ as well. There is an art of reading. There is some knacks involved. तो थोड़ा सा उसको पकड़ने की कोशिश करो. जब आप केस सिनेरियो पढ़ते हो तो आपको डिटेल में एनालिसिस अभी नहीं करना. आपको एनालिसिस करना है डिपेंडिंग अपॉन द एमसीक्यूज रिक्वायरमेंट. समटाइम्स ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जो कि एमसीक्यू आपसे पूछ भी नहीं रहा है, तो आप एनालिसिस करके हमारा कोई फायदा होता नहीं है. द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज टू नो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लग जाए. पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, तो मेरा ध्यान किस किस पे गया. कंपनी है और यूपी में रजिस्टर्ड है. इट मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन laboratories. The products are manufactured in the company's factory located in Lucknow, UP and sold in various parts of UP. The company also provides intrastate repair maintenance services from its product. इसमें से मैंने एक और बात सीखी कि ये सारा इंट्रा लेवल पे काम हो रहा है. ठीक है, इंट्रा लेवल पे काम हो रहा है. इंट्रा सर्विसेज, इंट्रा गुड्स. The details of the turnover for the preceding 2 financial year is given. गुड्स का दिया है, सर्विसेज का दिया है और इंटरेस्ट इनकम दिए. फ्रॉम एक्सटेंडिंग द लोन्स टू अदर, वी नो दैट दिस इज exempt. The company procures the services of Nakul Enterprises, a GTA, having its place of business in Lucknow, UP, for transport of goods from factory to customers' location in the month of April. Guys, always pay attention to 2 or 3 things जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ. सबसे पहले आपको देखना है कंपनी या क्लाइंट का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि वो आरसीएम एफसीएम में यूज हो सकता है. उसके बाद आपको देखना है कि जो भी अमाउंट्स दिए है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. उसके बाद तीसरा आपको ध्यान देना है कि टैक्स पीरियड क्या है. टैक्स पीरियड में आपको कभी कभार लेट से अप्रैल मंथ का पूछा है और मार्च मंथ की ट्रांजैक्शन एक दे रखी है, आप वो भी इंक्लूड कर लेते हो गलती से इन द हेस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स. तो वो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी. ठीक है ना. चलो, अब इन्होंने अप्रैल मंथ के लिए कुछ यूज किया है. ठीक है. Nakul Enterprises has not exercised the option to itself pay the GST on the services supplied by it. मतलब we know from the chapter number 2 that the GTA can exercise the option to pay the tax under FCM, लेकिन वो इसने नहीं किया है. FCM नहीं करा है तो वो RCM के अंदर ही कंटिन्यू कर रहा है. ओके. Nakul Enterprises prepares a regular consignment note containing the details of consignor, consignee and other prescribed details. Consignment note देना is one of the essential conditions of being a GTA. But the question anyways tells us that it is a GTA. तो इसके अंदर और कोई डाउट नहीं आएगा. Yes, confirm GTA है. अगर GTA नहीं होता तो सर्विसेज बाय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट, बट एक्सेप्शन इज GTA. तो GTA मुझे प्रूव करना जरूरी होता है अपने, ठीक है, एनालिसिस में. The service provided by Nakul Enterprises are chargeable at the tax rate of 5%. This also we already know. If generally ये दिया होता है, नहीं दिया होता तब भी आप RCM का 5% का रेट लेंगे. Following details are provided by the company for April to June quarter for financial year 3, मतलब current financial year. 1 और 2 मुझे preceding डेटा दिया है और current financial year का डेटा दिया है. गुड्स का दिया है, सर्विसेज का टर्नओवर दिया है, इंटरेस्ट इनकम दिया है. अमाउंट पेड फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम नकुल एंटरप्राइजेस, तो ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन का है जिस पे आरसीएम लगेगा. रॉ मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड इनपुट सर्विसेज रिसीव्ड, ये मेरे इनवर्ड सप्लाईज है. ओके. एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है. द रॉ मटेरियल मेंशन्ड इन पॉइंट 5, ओके, ये वाला रिसीव्ड बाय पीक्यूआर इन अप्रैल in its factory in Lucknow includes goods amounting to 226 received from Suraj Enterprises on the instructions received from MS Abhinay Enterprises. तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रही है बात, ये जा रही है आपकी बिल टू शिप टू पे.
बिल टू शिप टू मॉडल में, जो कि हम 10(1)(b) में कवर करते हैं ऑफ आईजीएसटी एक्ट। देख लेंगे इसको, पक्का एक एमसीक्यू होगा जो प्लेस ऑफ सप्लाई को छेड़ेगा। विभाता फाउंडेशन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AB has been set up by the founders of this company for conducting charitable activities। ठीक है, यहाँ पे कुछ शायद एग्जेम्पशन वाली बात आने वाली है। The total fees collected, input services received, analyzing the proposal of granting rights to advertise। ठीक है, we will see what the question demands। रेट्स पे हमेशा ध्यान देना। Above amounts are exclusive of GST। Very good, I wanted to check this point before applying the GST। GST के रेट्स दिए आउटवर्ड और इनवर्ड के, तो आउटवर्ड पे 9, 9, 18%, इनवर्ड का 6, 6, 12। Now based on that you are being asked 5 questions of 2 marks each, 10 marks का ये सवाल है। आ जाओ। Whether the service provided by Nakul Enterprises to PQR is chargeable to tax? Answer is yes। भाई GTA की सर्विस is one of the exception to the exemption वाला लिस्ट, जहां पे हम पढ़ते हैं कि the services of transportation of goods by road is exempt except GTA। तो ये आंसर is yes, chargeable to tax है। If yes, who will discharge the liability? सर RCM लग जाएगा, तो मेरा जो क्लाइंट है इस केस में, मैं प्यार से अपने क्वेश्चन को क्लाइंट बोलता हूं, तो पीक्यूआर यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा। अब आप जब एमसीक्यूज देखेंगे ना, आपको जो एमसीक्यू में यू फील कॉन्फिडेंट, वहां पे डबल थिंक नहीं करना है। हम क्या करते हैं, एक बार हमें एमसीक्यू समझ आ गया, वी नो व्हाट द आंसर इज, हम बाकी के पार्ट्स को भी एक बार एनालाइज करते हैं। तो अननेसेसरी एनालिसिस पेपर में मत करना, उससे दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है, और दूसरा यू स्टार्ट सेकंड गेसिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट डाउटिंग योर आंसर। तो वैसा मत करना। देखो, द सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स एंड नकुल एंटरप्राइजेस विल डिस्चार्ज। नो, नकुल नहीं करने वाला। सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स एंड पीक्यूआर विल डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी। दिस स्टैंड्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेरे ओपिनियन में जब ऐसा सवाल हो, ऐसा सवाल मतलब इसके अंदर क्लियर कट है कि आंसर इज यस एंड आरसीएम लगेगा, तो उसके अंदर आप दोबारा सी और डी नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा। कभी कभार एक सवाल पूछता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में यू हैव टू रीड ऑल द पर्टिकुलर ABCD MCQ ऑप्शंस गिवन। यस, तो फर्स्ट का आंसर बनना चाहिए बी। मैं आपको साथ साथ वेरीफाई करते हुए चलूंगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका बना बी। अगले पे आओ। वेदर PQR लिमिटेड कुड हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 3। फाइनेंशियल ईयर 3 के लिए अगर उसको कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो उसकी प्राइमरी कंडीशन होती है जो भी उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2, क्योंकि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 3 है, उसके अंदर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये स्टेट यूपी का है, तो यूपी में कंपोजिशन की टर्नओवर की लिमिट है 1.5 CR। तो हम एक बार फाइनेंशियल ईयर 2 का टर्नओवर देख लेते हैं। आओ, फाइनेंशियल ईयर 2 के टर्नओवर में गुड्स आएंगे, सर्विसेज आएंगे, क्योंकि हमें चेक करना है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सब कुछ लेना है। क्या इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम आती है? आंसर इज नो, वो इंक्लूड नहीं होती है फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम का एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो 1 करोड़ 2 लाख प्लस 9,25,000, 1 करोड़ 2 लाख plus 9,25,000, your total turnover comes out for the last year to be how much? It comes out to be 1 crore 11 lakh 25,000, 1 crore 11 lakh 25,000. So my answer is primarily coming out to be yes. If you remember 10.1 composition scheme, subsection 2 कुछ अलग नहीं है, subsection 1 से linked है. This talks about the composition scheme for the purpose of goods and for the purpose of restaurant services. Yes. फॉर एक्सक्लूसिवली सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल बार्बर सर्विस हो गया, मतलब एनीथिंग अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस दैट कम्स अंडर 10(2)(a). क्लियर? चलो आओ, अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। यस, हाउएवर इट कुड हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज अप टू वैल्यू ऑफ 11,12,500 अंडर कॉम्पोजिशन लेवी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। सर ये बात तो समझ में आई, अगली वाली बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो याद करो, उसमें क्या बोला है कि आप सर्विसेज भी दे सकते हो, गुड्स की डीलिंग के साथ साथ आप सर्विसेज दे सकते हो। कितना? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपीस विचएवर इज हायर। प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर है 1 करोड़ 11,25,000, इसका 10% कितना बनेगा? 11,12,500 और 5 लाख विचएवर इज हायर, आंसर विल बी 11,12,500। तो अगर फर्स्ट वाले में मेरा सब कुछ मीट हो रहा है एकदम सही से, तो आप आगे नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। बी कॉन्फिडेंट, सेव टाइम एंड मूव ऑन। तो सेकंड वाले का आंसर ए बनना चाहिए, सेकंड वाले का आंसर ए बनना चाहिए। ठीक है जी, चलो आगे आओ। Assuming this company has opted for composition scheme under subsection 1 and 2, 2 अलग नहीं है, मेन subsection 1 ही होता है। Subsection 2 just talks about कि क्या क्या उसको permitted नहीं है। At the beginning of the current financial year 3, what shall be the total GST liability of this company in the state of UP for April-June quarter? क्वेश्चन कितना स्मार्ट होता है आप देखना। ऊपर मैंने एक चीज एनालाइज करी थी कि ये सारा इंट्रा लेवल पे बात कर रहा है, and you know that intra level is one of the conditions for the purpose of being eligible under composition scheme.
अगर यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन इंटर होती तो मैं अपना आंसर कंक्लूड करता कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैंने आपको जनरल बात बताई। अब इन्होंने मेरे से पूछा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम की लायबिलिटी निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ अप्रैल मई जून क्वार्टर, हमेशा टाइम पीरियड को कंसीडर करना। और डेटा कितने का दिया है? डेटा भी मुझे एग्जैक्टली अप्रैल मई और जून का दिया है। तो देखो कॉम्पोजिशन स्कीम के जरा रेट याद करो। रेट डिपेंड करेगा कि वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर। तो एक बार चेक कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर में व्हाट इज द कॉम्पोजिशन का रेट? कॉम्पोजिशन का रेट इज 1% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, लेकिन जब टैक्स पे करना होता है, कॉम्पोजिशन लेवी पे करना होता है, वहां पे ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर जीएसटीन का टैक्स पे होगा ना। तो यूपी के जीएसटीन में जो कॉम्पोजिशन स्कीम में गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे निकालूंगा टर्नओवर इन अ स्टेट, नॉट एग्रीगेट टर्नओवर। आई थिंक यू नो एट दिस लेवल दैट एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ यूज करना है और टर्नओवर इन अ स्टेट का यूज करना है। चलो, तो क्या इसके ऊपर 1% निकलेगा? यस। क्या इसके ऊपर सर्विसेज के ऊपर 1% निकलेगा? गुड्स सर्विसेज, यस। सी, आपको सर्विसेज कुछ हमने परमिट करी है, कि कितनी परमिट करी थी मुझे बताओ। यहाँ पे सर्विसेज आपको कितनी परमिट करी थी? 11 लाख की। यस, वी कंक्लूडेड दिस इन पार्ट नंबर 2। करंट ईयर में मैं सर्विस दे रहा हूं सिर्फ 92,000 की। आई हैव द पॉसिबिलिटी टू गिव सर्विसेज अप टू 11 लाख। यस, तो दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड। ये भी आपको एनालाइज करके नोट्स में बताना है कि ये सर्विस देना अपने आप में वैलिड है। और जब वैलिड हो जाता है तो इसके ऊपर कॉम्पोजिशन लेवी लगता है क्या? आंसर इज यस। वी आर अलाउइंग यू सर्विसेज बट यू ऑब्वियसली नीड टू पे कॉम्पोजिशन लेवी ऑन इट एज वेल। तो इसका भी 1% लग जाएगा, इसका भी 1% लग जाएगा। इंटरेस्ट इनकम पे कुछ भी नहीं लगता। और नीचे तो तीनों के तीनों इनवर्ट सप्लाईज है। तो आप सिंपल क्या करोगे? 10,20,000 प्लस 92,550 इंटू 1%। ये क्या है आपका? 11,126। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, रुको। 11,126। नाउ पे अटेंशन, व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग कैलकुलेट द जीएसटी लायबिलिटी। They are not saying calculate the GST liability of composition scheme. सर मतलब बेटा जी, ये उसकी composition scheme की liability आ गई। आप इसके अंदर RCM liability भी तो ऐड करो, क्योंकि उन्होंने आपसे टोटल liability पूछी है। तो इन 3 महीनों में मैंने जो भी ये अमाउंट पे किया है टू द नकुल एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर भी तो RCM लग जाएगा ना। 50,000 इंटू 5%, दैट इज 2,500। तो 2,500 प्लस 11,126 आपका आंसर बनना चाहिए। दैट विल कम आउट टू बी सी, 13,626। इसको एक बार चेक कर लो, 13,626। इज इट क्लियर? आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ विधाता फाउंडेशन? विधाता फाउंडेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। एंड पे अटेंशन, क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, गलती नहीं करनी है। विधाता फाउंडेशन, अ चैरिटेबल ट्रस्ट registered under 12AB of Income Tax Act, has been set up by the founders of PQR Limited for conducting charitable activities in the state of UP. The trust organizes sessions on yoga and spirituality in UP and charges the participation fees of the same. टोटल फीस दे रखी है, इनपुट सर्विसेज कुछ लिए है, एडवर्टाइजिंग का भी उन्होंने प्रपोजल ग्रांट करा है। दे आर एनालाइजिंग द प्रपोजल, अभी ग्रांट नहीं हुआ है, अभी एनालाइज कर रहे हैं। देखो, एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी, सो दैट इज नॉट एग्जेम्प्ट। लेकिन अभी एडवर्टाइजिंग का कोई रेवेन्यू आया नहीं है। ओके, एडवर्टाइजिंग का भी रेवेन्यू नहीं आया। अभी रेवेन्यू किससे आया है? ये योगा सेशन से। क्या ये सारे के सारे एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है? आंसर इज यस। सर एक बार याद करा दो ना। देखो, आपका एंटिटी 12AA या फिर 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड इट शुड बी प्रोवाइडिंग द चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज में वो 4 चीजें हम पढ़ते थे, जिसमें से एक था ये एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। यस, ये एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट है। अब लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट। यहां पे बच्चा गलती करेगा, जल्दबाजी में हम पढ़ेंगे करेक्ट। आपको पॉइंट आउट करना है इनकरेक्ट क्या है। तो देखते हैं कि पहले स्टेटमेंट्स कैसी है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, मतलब दे आर नॉट एग्जेम्प्ट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, मैं टू की बात कर रहा हूं, बाय नहीं। अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट दे आर चार्जेबल अंडर जीएसटी। तो हमें केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि देयर इज नो एग्जेम्पशन जस्ट बिकॉज ए सर्विस इज गिवन टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। करेक्ट? कोई और स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है तो वो हम ले लेंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। All the activities of Vidhata Foundation are exempt under GST since it is a charitable trust registered under 12AB of the Income Tax Act 1961. मुझे एक बात बताओ, just because it is registered under 12AB, can I say all the activities are exempt? नहीं,
चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट, और चैरिटेबल को हमने 4 एक्टिविटीज में डिफाइन किया है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अगला, फीस चार्ज बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर सेशंस ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी आर एग्जेम्प्ट सिंस द ऑब्जेक्टिव इज एडवांसमेंट ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। इन माय ओपिनियन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि एनी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं चलता साहब, एनी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं चलता, दे शुड बी रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर 12 AA और AB। ट्विन कंडीशन इज देयर, रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए एंड चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इन माय ओपिनियन 2 and 3 शुड बी द आंसर इनकरेक्ट के लिए। 2 and 3 D। ये कुछ बच्चों ने मेरे से क्वेरी पे भी पूछ लिया था एंड ICA ने शायद इसका आंसर D की जगह C दिया था, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इट डज नॉट एग्री विद द ICA। इफ यू हैव एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन कमेंट एंड वी कैन डिस्कस। कभी कभार MTPs में लेकिन गलतियां होती है। व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ट्रांजैक्शन बिटवीन PQR, अभिनय एंड सूरज? तो ये बिल टू शिप टू की तरफ जा रहा है, इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखो मैंने एनालिसिस तभी किया जब MCQ ने डिमांड किया। आप क्या है, आप पढ़ते पढ़ते बिल टू शिप टू दिमाग लगाओगे, बाद में भूल जाओगे, MCQ आएगा फिर से देखोगे, तो डोंट डू दैट। देखो इसमें 3 पार्टीज कौन कौन सी है, PQR, सूरज और अभिनय। पढ़ते अब इसको। रॉ मटेरियल रिसीव्ड बाय PQR, गुड्स अमाउंटिंग टू दोस वाज रिसीव्ड फ्रॉम सूरज। सूरज ने इसको भेजा है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस किसके थे, अभिनय के। तो मुझे एक बात बताओ, PQR ने किससे खरीदा था, अभिनय से। PQR ने किससे खरीदा था, अभिनय से। सूरज हैज इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन यूपी, whereas अभिनय हैज इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गुजरात। और हम कहां के, हम भी यूपी के। तो मुझे एक बात बताओ, सूरज और अभिनय के बीच में एक डील हुई होगी, यस। और फिर अभिनय ने सूरज को बोला होगा कि भाई एक काम कर, जो तूने मेरे को सेल किया ना, मतलब वॉट एवर आई हैव परचेज फ्रॉम यू प्लीज सेंड इट टू PQR। तो हियर अभिनय इज दैट थर्ड पार्टी, द वर्ड विच इज यूज्ड इन 10(1)(b). अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप एनालाइज करोगे, क्या PQR और सूरज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है, आंसर इज नो। ट्रांजैक्शन ये हुई है और ये हुई है, ओके। तो PQR और अभिनय के बीच में, PQR और अभिनय के बीच में व्हाट इज द section that you will apply? You will apply 10(1)(a). Why? Because it involves movement of goods and place of supply will be where the movement is terminated, UP। और सूरज और अभिनय के बीच में लगेगा 10(1)(b), और वहां पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पार्टी, दैट इज गुजरात। तो आंसर आपका यूपी बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ PQR एंड अभिनय। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले किसका पूछ रहे वो, PQR, अभिनय एंड सूरज। तो एक बार देखते हैं आंसर्स में, लेट्स क्विकली सी दिस। कभी कभार क्या होता है, आप ये सही निकाल लेते हो लेकिन नेमिंग गलत करते हो कि किन पार्टीज का आप आंसर दे रहे हो। तो PQR और अभिनय के बीच में लगेगा यूपी, और अभिनय और सूरज के बीच में लगेगा गुजरात। PQR और अभिनय यूपी। तो देखो POS फॉर ट्रांजैक्शन बिटवीन अभिनय एंड सूरज इज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अभिनय, दैट इज गुजरात, एंड IGST इज लेवेबल क्योंकि वो स्टेट अलग है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है। And place of supply for transaction between Abhinay and PQR is UP. So this seems to be correct. यही हमने निकाला है। और आप देखोगे तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, तो IGST लगेगा, योर आंसर विल बी A। अब यहां पे जब आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप नीचे का अननेसेसरी एनालिसिस मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। 5th का आंसर बनेगा A। क्लियर? चलो नेचर ऑफ सप्लाई निकाल लोगे ना, हमने निकाला है अभी। आप लोकेशन ऑफ सप्लायर देखो और प्लेस ऑफ सप्लाई देखो कहां जा रही है। ये देखो जैसे 10(1)(a) में अभिनव गुजरात का है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, तो इंटर। और सेकंड 10(1)(b) में सूरज यूपी का है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, तो इट इज इंटर। ओके चलो, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर MCQ नंबर 1, मतलब केस सिनेरियो नंबर 1। अगला पढ़ते केस सिनेरियो नंबर 2, अगेन ऑफ MCQ बुकलेट, वेरी वेरी इजी। लेट्स क्विकली सॉल्व इट। कितना टाइम लग रहा है हमें, अप्रॉक्स 19-20 मिनट तो लगते ही है यार एक केस में। हिमगिरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, hereinafter referred as Himgiri Solution, is engaged in providing multi-dimensional services to its client through its office in हरियाणा। ठीक है, तो ये कंपनी है, हरियाणा में है, रजिस्टर्ड है GST में, और टैक्स पीरियड है जुलाई। ओके, क्या क्या ट्रांजेक्शंस करी है, इंपोर्ट करा है कुछ क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम ईस्कार्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ 51,000। ये ओडार सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, किसने किया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो RCM लग जाएगा। हिमगिरी सॉल्यूशंस पेज सिटिंग फी ऑफ 25,000 ईच टू 4 डायरेक्टर्स ईच, तो 1 लाख रुपए की सिटिंग फी है। फर्दर देयर आर 2 डायरेक्टर्स इन एग्जीक्यूटिव रोल्स विड्रॉइंग 2 लाख पर मंथ एज सैलरी, TDS अंडर 192 इज बीइंग डन।
तो सैलरी वाला तो पार्ट आपका उड़ जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में जाके, इट इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, और ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम होता है डायरेक्टर्स का वहां पे आरसीएम लग जाता है, तो ये इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम है। Himgiri Solutions paid for life insurance for its employees in compliance of internal policy. Total amount of premium paid for 20 employees was 5 lakh. Total 5 lakh पे किया, इसके ऊपर ITC ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये इंटरनल पॉलिसी के अंदर आपने पे किया है, नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाज देयर। Himgiri provided consultancy services to its client Zoom Corp based in Bangalore and issued an invoice of 30 lakh. तो ये मेरा नॉर्मल एक आउटवर्ड ट्रांजैक्शन है। Empowering in India is a NGO, non-governmental organization located in Haryana. It aims at empowering the eligible companies to grow their business. This company, Himgiri, being one of the eligible companies, received a subsidy of 5 lakh in lump sum from Empowering India in the month of July. ये पॉइंट मैंने अलग से पिक नहीं किया था अपने केस बुकलेट में, ये हॉट्स में पिक होता है और ये यहाँ पे पिक हो रहा है, तो ध्यान से सुनना। सब्सिडी के रिस्पेक्ट में आपको सबसे पहले एक जो मेजर एनालिसिस सब आप करते हो कि रिसीव किससे करिए। अगर गवर्नमेंट से रिसीव करिए तो वो पार्ट ऑफ वैल्यूएशन नहीं बनता, अगर नॉन गवर्नमेंट से करिए तो वो पार्ट ऑफ वैल्यूएशन बनता है। लेकिन देयर इज अनदर कंडीशन दैट यू नीड टू सी एंड विच इज वेरी वेरी लॉजिकल, दैट सब्सिडी शुड बी लिंक्ड टू द प्रोडक्ट, टू द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मैं सर्विसेज दे रहा हूं एंड ये जो मेरे को इन्होंने सब्सिडी दी है वो मेरे किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट या पर्टिकुलर इनवॉइस के रिस्पेक्ट में नहीं दी है। अगर ये लोग बोलते हैं कि ये 30 लाख की इनवॉइस के रिस्पेक्ट में सब्सिडी दी है तो अलग बात होती, लेकिन उन्होंने बोला है ये लमसम रिसीव किया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लमसम मतलब इट इज नॉट लिंक टू एनी पर्टिकुलर सप्लाई। इफ इट इज नॉट लिंक टू एनी पर्टिकुलर सप्लाई, हाउ विल आई ऐड इन एनी पर्टिकुलर सप्लाई? मैं 30 लाख में कैसे ऐड कर सकता हूं? ये तो जनरल है ना, ये जनरल ब्लैंकेट सब्सिडी है, इसको बोलेंगे हम ब्लैंकेट सब्सिडी। आप सेक्शन नंबर 15 में देखना, वर्ड्स दिए गए, चाहे आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो या किसी से भी, किसी और आपके पास बुक है, आप देखना सब्सिडी लिंक्ड टू द प्राइस, तो यहाँ पे लिंक्ड नहीं है। हम एग्जांपल भी जब लेते हैं, मेरे क्लास का एग्जांपल लेते थे कि लेट्स से 5000 की क्लास है और मेरे को कोई सब्सिडी मिलती है, इसमें बोला जाता है कि सिद्धेश सर आप 5000 की जगह स्टूडेंट से 3000 चार्ज करो एंड 2000 हम आपको देंगे। सो दिस इज लिंक टू द सप्लाई, दिस इज नॉट लिंक टू द सप्लाई, दिस इज अ ब्लैंकेट सब्सिडी, तो ये आपकी ऐड नहीं होगी, इट विल नॉट बी एडेड। ठीक है, नॉट बी एडेड। Himgiri provided sponsorship services to Mr. X individual for event organized. Amount was 5 lakh, इसको देख लेंगे। Amounts are exclusive of GST, very good. No other outward inward supply. Balance of ITC is nil. हमेशा बैलेंस चेक करना, क्योंकि अगर सवाल आपसे पूछ ले ITC अवेलेबल तो क्रेडिटेड प्लस ओपनिंग बैलेंस आपको दोनों लेना पड़ता है। ठीक है, 18% का यहाँ पे GST है, ठीक है, लगा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। आओ, The liability to pay GST for cloud services provided by Himgiri Solutions will be RCM। यार क्लियर, किसके ऊपर आएगी लाइबिलिटी? हिमगिरी के ऊपर। ऑन हिमगिरी, फोर्थ क्लियर दिख रहा है, ऑन हिमगिरी अंडर रिवर्स चार्ज, और जीएसटी 18% होगा। कितना पे किया भाई अमाउंट? अमाउंट है 51 लाख, तो 51 लाख का 18% आप पे कर दो, 9,18,000। ठीक है, आंसर होएगा डी। चेक कर लेते एक बार, सिक्स्थ का डी, सिक्स्थ का डी। 7. Himgiri Solution seeks your advice on the taxability of sitting fee and salary। ये तो क्लियर है ना, sitting fee RCM, salary not taxable। Sitting fee is liable to GST under RCM and salary paid is not liable to GST। बिल्कुल ठीक है, 7th का है। आगे बढ़ो फटाफट से, कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़। आप इसको एनालाइज मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। What shall be the amount of input tax credit available with Himgiri Solutions for the month of July? अब अगर हम इसका ITC अवेलेबल निकालते हैं, अगर सवाल में ओपनिंग बैलेंस होता है आईटीसी का तो वो भी आपको लेना पड़ता, क्योंकि जुलाई का ओपनिंग बैलेंस इज आल्सो आईटीसी अवेलेबल फॉर जुलाई, बट ओपनिंग बैलेंस इज निल। तो अब हम देखेंगे कि मेरा कितना क्रेडिट हुआ, क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आओ, कितना क्रेडिट हुआ, लेट्स सी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्या इस वाले आरसीएम का मैं क्रेडिट लूंगा? बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा मैं आरसीएम का क्रेडिट, 9,18,000 प्लस, नेक्स्ट पे आओ, 25,000। इस 1 लाख के ऊपर जो 18% पे करूंगा, क्या उसका क्रेडिट लूंगा? बिल्कुल लूंगा, डायरेक्टर्स की सिटिंग फी वाला, प्लस 18,000। डायरेक्टर अगर कुछ पर्सनल कैपेसिटी में देता, डायरेक्टर है लेकिन उसने कोई सप्लाई पर्सनल कैपेसिटी में दी है, लेट्स से उसका घर का कोई बिजनेस है, उसके रिस्पेक्ट में कोई सप्लाई दी, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है। डायरेक्टर के ऑफिशियल कैपेसिटी पे आरसीएम लगता है। आगे आओ, इट पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटरनल पॉलिसी थी।
ये तो आउटवर्ड सप्लाई है, ये सब्सिडी है, ये क्या है, इसने स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करी है, इसने रिसीव नहीं करी, तो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ आईटीसी, यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं है। तो बस 9,18,000 प्लस 18,000 आप ऐड कर लो। यस, तो आंसर विल बी व्हाट, 9,36,000 आना चाहिए। 8 का सी 9,36,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय हिमगिरी इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब आउटवर्ड सप्लाईज कितने निकलेंगे हमारे, स्टार्ट करते हैं एक बार तरीके से, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करना, कोई मिस ना हो जाए एंट्री। ये इंपोर्ट है, ये आरसीएम है, ये इनवर्ट सप्लाई। पहला तो ये 30 लाख होगा, सब्सिडी ऐड नहीं होगी, और दूसरा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किया है 5 लाख का, तो 5 लाख प्लस 30 लाख दैट विल बी 35 लाख। आंसर होना चाहिए आपका सी, 9th का सी। ठीक है, आगे आ जाओ। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश। अब कैश में जब डिपॉजिट करना है तो आपको एज यूजुअल क्या ध्यान रखना है, आउटवर्ड जो भी लायबिलिटी है लेस आईटीसी प्लस आरसीएम। आरसीएम वाली लायबिलिटी मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, जो कि है ये वाली 9,36,000। आउटवर्ड लायबिलिटी कितनी निकलेगी, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स निकाल लो, 35 लाख का 18% करो, दैट विल बी 6,30,000। 6,30,000 आपका आउटपुट लायबिलिटी निकलेगी। और आईटीसी तो आपने निकाल ही रखा है ना, आईटीसी तो आपने निकाल ही रखा है ना, ओपनिंग बैलेंस प्लस ये 9,36,000 का, ये 9,36,000 आपने आरसीएम में पे करना है और उसी का आईटीसी ले लेना है। यस, तो ये तो हमारा नेट जीरो हो जाएगा, मतलब 630 इज लेस देन द आईटीसी, लेकिन ये आरसीएम का पहले आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो योर आंसर विल बी 9,36,000 सी, 10th का सी। क्लियर है बात, आगे बढ़े। यहाँ पे एक क्वेरी बस आपको आ सकता है, सर स्पॉन्सरशिप में एक बार आरसीएम का एनालिसिस नहीं करने की जरूरत, देखो कर लेते हैं। आरसीएम में स्पॉन्सरशिप के ऊपर जब आरसीएम की बात होती है तो इट इज एप्लीकेबल व्हेन द स्पॉन्सरशिप इज गिवन बाय एनी पर्सन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में प्रोवाइड करा है इंडिविजुअल को, इसीलिए आरसीएम नहीं लगेगा। कंपनी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म नहीं था, इसीलिए मैंने आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी नहीं करी, तो वो मैंने फॉरवर्ड चार्ज में ही उसका 5 लाख लिया था यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का। चलो हो गया। केस सिनेरियो नंबर 3 पे आ जाओ। Bhaskar, registered under GST in Delhi, is engaged in trading of cement as well as providing services by way of renting of commercial properties. On 2nd Jan, it received a contract for supply of 1000 kg from Rukhsana, registered in Punjab. Rukhsana directed Bhaskar to send the consignment. तो ये दोबारा यार बिल टू शिप टू लग रहा है, यहाँ पे मैं दोबारा नहीं कराऊंगा बिल टू शिप टू, अभी भी ऊपर करा है। यू कैन ऑल्सो लीव, एक ही चीज को बार बार नहीं करना है, कॉन्फिडेंट हो आगे बढ़ो। Bhaskar prepared the consignment on 4th Jan, dispatched the same on the next day, तो मतलब 5th Jan को डिस्पैच किया है, सप्लाई किया है 5th Jan को। The invoice was issued on 5th Jan. On 7th Jan, it received the check and accountant entered the payment in the books of accounts. However, he presented the check in bank on 14th and was credited in the bank on 15th. In the meanwhile, on 10th, the rate of tax was reduced. तो ये एक्चुअली मैंने केस बुकलेट में पूरा कवर किया, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा करा दूंगा, एब्सोल्युटली नो वरीज, ताकि आपको वीडियो ना चेंज करनी पड़े। सेक्शन नंबर 14 इसके अंदर लग रहा है, which talks about the change of rate in tax. On the inspection of the goods, it was found that there was some deficiency in the quality of goods. Therefore, the defective goods were returned to Bhaskar. Bhaskar issued a credit note. ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, कुछ लेट आउट की है, ठीक है, वी विल सी। पहला मुझे पता है यहाँ पे सेक्शन 14 का ही सवाल आना है, तो वी विल क्विकली एनालाइज सेक्शन 14 विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराग्राफ। हम एक बेसिक प्लॉटिंग कर लेते हैं एज ऑलवेज सेक्शन 14 की। जिन्होंने मेरी रिवीजन देखी है या मेरा तरीका देखा है, मेरा यही तरीका होता है। हम क्या करते हैं, चेंज का पहले डेट प्लॉट करते हैं। चेंज की डेट क्या है, 10th of January। इसके बाद मुझे 3 डेट्स निकालनी होती है। फर्स्ट डेट इज द सप्लाई डेट, सेकेंड डेट इज द इनवॉइस डेट एंड थर्ड डेट इज द पेमेंट डेट। पेमेंट डेट के अंदर नॉर्मल रूल सेज दैट बुक्स की एंट्री या फिर एक्चुअल क्रेडिट। क्रेडिट क्यों, क्योंकि मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर ये क्रेडिट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज ऑफ चेंज, तो उस केस में मैं बुक्स की एंट्री को इग्नोर करता हूं और क्रेडिट डेट को ही अपना पेमेंट डेट मान लेता हूं। ये मैंने सिर्फ आपको लॉ रिवाइज कराया है, ठीक है। चलो, अब इसमें 5th Jan को सप्लाई किया है और 5th Jan को ही इनवॉइस भी गया है। 5th Jan एंड 5th Jan को ही इनवॉइस गया है। पेमेंट की बात देखते हैं जरा। अकाउंटेंट एंटर्ड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब, 7th Jan को। देखो, ऑन 7th इट रिसीव द चेक एंड अकाउंटेंट एंटर्ड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पे पहले लिख लेते 7th Jan। आगे क्या बोल रहा है वो, However, he presented the check in the bank on 14th Jan. प्रेजेंट कब किया ना, ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है।
क्रेडिट कब हुआ है? 15 जैन को। और चेंज कब हुआ है? चेंज हुआ है आपका 10 जैन को। सो डिड द क्रेडिट इन द बैंक हैपन आफ्टर 4 वर्किंग डेज ऑफ चेंज? आंसर इज यस। 11, 12, 13, 14, 15, तो ये बाद में हुआ, बाद में हुआ। 15th इज आफ्टर द 10th। क्लियर? तो इस केस में मैं जो मेरा पेमेंट डेट है वो दोनों को अर्लियर नहीं मानूंगा, मैं क्रेडिट डेट मान लूंगा, ये वाली 15 जैन। अब इसको प्लॉट करते हैं। 10 जैन से पहले सप्लाई डेट हो चुकी है 5 जैन, इनवॉइस डेट भी पहले है 5 जैन, और पेमेंट डेट है 15th जैन। अब हाँ 15 जैन, दैट इज आफ्टरवर्ड्स। द लॉ सेज दैट तीनों में से कोई भी दो चीजें आपको चेक करनी है कहां फॉल कर रही है, दैट विल बी द आंसर। तो दो चीजें पहले फॉल कर रही है, आंसर विल बी प्री मतलब 28%, क्योंकि 28 से 18 हुआ है। लेकिन सर वी नीड वन स्पेसिफिक डेट एज द आंसर ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, वो क्या होगी? फॉर दैट यू रिमेंबर सप्लाई इज नेवर द आंसर, तो इन दिस केस आंसर विल बी इनवॉइस डेट, दैट इज 5th ऑफ जनवरी। सर अगर कई केस में सप्लाई की जगह इनवॉइस और पेमेंट दो एक साथ आ जाए, दोनों पहले या दोनों बाद में आ जाए, तो दोनों ही आंसर्स बन सकते हैं। तो उस केस में विचेवर इज अर्लियर आपको पिक करना होता है। आंसर विल बी 28% 5th ऑफ जैन। 28% 5th ऑफ जैन, आगे पढ़ो ही मत, 11th का ये आपका आंसर बना होगा। क्लियर है बात? चलो आगे आओ। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? ये मैं नहीं करा रहा, प्लीज आप भी छोड़ सकते हो। बिल टू शिप टू है, सिंपल रहेगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना। Bhaskar Limited has not issued any invoice in respect of services provided by way of renting of the property in the month of January. What is the last date for issue of invoice? एक बार ये देख लेते हैं। Bhaskar Limited let out its property located in Delhi for a year in lieu of monthly rental income and received the rent for the month of January on 10th Feb. Ruxana will establish its sales outlet on the same. तो ये जिसको रेंट पे दिया है टेनेंट क्या करता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। As per the contract, the rent for a month should have been received by 7th of the following month. So, if you remember, this is the concept of continuous supply of services. Continuous supply of services में सबसे पहले अगर आप सेक्शन नंबर 31 एनालाइज करोगे इनवॉइस के लिए, तो इनवॉइस if the contract establishes a date of payment, if the contract establishes the date of payment कि यहाँ पे 7 तक आ जाना चाहिए, तो that will be my time of supply. सेक्शन 31 से लिंक, that will be my time of supply, 7th of the month. एंड क्या पेमेंट इसमें एडवांस आया है? आंसर इज नो, पेमेंट तो बाद में आया है, पेमेंट तो बाद में आया है, क्योंकि सर्विसेज में अगर एडवांस पेमेंट होता है तो जीएसटी लगता है। तो इस केस में नॉर्मल आंसर आपका 7th बनेगा, आप वो भी चेक कर सकते हो। 7th, 13th का बी, 13th का बी, 13th का बी। अगले दो एमसीक्यूज देखते हैं, ये इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज है। फॉर डिटरमिनिंग द सीआईएफ प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स मेटल पीएमटी, certain additions have to be made to the value of imported goods under rule 10(2) of the customs valuation rules. Yes we know, transport and insurance. If cost of insurance is not ascertainable, then such amount is determined as follows. क्या होती है cost of insurance? 1.125%. तो देखो 1.125% कहाँ कहाँ आ रहा है? 20% तो गलत है, वो तो ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, तो लेट्स सी दोनों। 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये तो करेक्ट लग रहा है, ये तो करेक्ट लग रहा है, ठीक है, इसको मार्क करो एक बार। और अगला देखते हैं, व्हेन द एफओबी वैल्यू इज नॉट असर्टेनेबल बट सम ऑफ एफओबी एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन इज असर्टेनेबल, देन वी टेक 1.125% ऑफ सच सम। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। जब ये एफओबी वैल्यू सिंगल अवेलेबल नहीं होती बट एफओबी प्लस ट्रांसपोर्ट होती है, तो आप उसका भी 1.15% लेते हो, तो ये दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड भी देख लो एक बार, 20% दिख रहा है, नहीं गलत होगा। तो 2 and 3 का कौन सा पार्ट है? ये रहा 2 और 3, यस 2 और 3 में से डिपेंडिंग अपॉन द केस इसका आंसर बनना चाहिए सी, 14 का बनना चाहिए सी। अगले पे आओ। डिटरमिन द टोटल ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम्स लॉ इफ मिस्टर आदित्य इंपोर्टेड रबर फ्रॉम सिंगापुर एट लैंडेड प्राइस ऑफ 50 लाख। It has been notified by the CG that share of import of rubber from developing country against total import exceeds 5%. कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा है सेफगार्ड ड्यूटी में एक एग्जिम्पशन होती है कि अगर 3% तक हो तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, बट ये तो 5% से भी ऊपर है तो सेफगार्ड ड्यूटी तो लगेगी। कितनी है? 30%, बीसीडी है 10%, इग्नोर आईजीएसटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर? निकालना क्या है? टोटल ड्यूटी। ऑलवेज पे अटेंशन कि निकालना क्या है, टोटल ड्यूटी निकालनी है। ओके ठीक है, 50 लाख है, 50 लाख के ऊपर 30% भी उसी के ऊपर लगेगा, कस्टम्स ड्यूटी भी उसी के ऊपर लगेगी, तो इंटू 30% करो, इंटू 10% करो, तो 50 लाख इंटू 30%, 15 लैक्स,
और 10% आपका लगेगा 50,000, नहीं सॉरी 5 लाख, दिस विल बी 5 लाख, 50 लाख का 10%। और एक चीज कभी भी नहीं भूलनी, सवाल आपको अलग से नहीं देगा, आपको स्टिल लगाना है द सरचार्ज, SWS सरचार्ज जो आपको लगाना है दैट इज इसका 10%, सोशल सरचार्ज, तो ये इसका 50,000। तो टोटल कितना बना, 15 लाख प्लस 5 लाख 20 प्लस 50,000 20 लाख 50,000। तो इसका आपका आंसर बनेगा 20 लाख 50,000। देख लो कोई है क्या, 20 लाख 50,000 ए बनना चाहिए, ए 15 का ए। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग अवर एमसीक्यूज। फटाफट से स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक रिपीट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट द टाइम टू डिस्कस द क्या क्या दिया है, क्या क्या डेटा दिया है। बट बेटा जी एक बार हाथ से आपको करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करिए तो अभी रोको, एक बार फटाफट से खुद सॉल्व करो। इट विल टेक हार्डली 10 to 12 मिनट्स, इसमें एडजस्टमेंट्स भी ज्यादा नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वाला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि शायद आपके पेपर में ना आए क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये आपको आपसे खुद होना चाहिए, बट स्टिल आई विल डिस्कस द एडजस्टमेंट्स। चलो बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद दिलवा देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ डिस्कस करें अपन लोग, अब यहाँ पे डिस्कस करते आओ, ठीक है। सुनो बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, ये मेरी आउटपुट लायबिलिटी होती है, ठीक है। जो भी मेरा आउटपुट लायबिलिटी होगी उसमें से लेस आपको करना है आईटीसी और फिर आपको ऐड करना है आरसीएम। ये मैं बार बार बताता हूं क्यों, क्योंकि कई कबार अभी भी आप आरसीएम पहले ऐड कर लेते हो। नो, अगर आप आरसीएम ऊपर दिखा देते हो और आईटीसी नीचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर यूजिंग आईटीसी फॉर द पर्पस ऑफ आरसीएम एंड दैट इज नॉट अलाउड। आरसीएम इज टू बी पेड इन कैश ओनली। समझ में आया? तो ये आपकी आउटपुट लायबिलिटी के ट्रांजैक्शंस निकल जाएंगी, ये लेस आईटीसी हो जाएगा, ये आरसीएम आपका ऐड हो जाएगा। व्हाटएवर इज नॉट आस्क्ड, व्हाटएवर इज नॉट आस्क्ड दैट विल कम एज योर वर्किंग नोट। क्लियर? और रूल 42 जो होता है, रूल 42 एग्जेम्प्ट अपॉन टोटल का, वो कॉमन क्रेडिट, वो क्वेश्चन हो सकता है आपको अलग से ना बताए। In this question they have asked you specifically, but even if it doesn't ask, you have to calculate if the question gives that information. चलो इसके फटाफट एडजस्टमेंट्स दिखा देता हूँ आपको। वेदांत शॉपी is a retail trader of taxable and exempt goods registered under GST in the state of Rajasthan. Following details for the month. क्या क्या दिया है देखो, डिटेल्स ऑफ सेल्स, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसके ऊपर आपका जीएसटी आ जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लायबल टू जीएसटी, इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉमन क्रेडिट की तरफ बात जाएगी। डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इन द शॉप, टैक्सेबल गुड्स, तो इसके ऊपर आपका आईटीसी आ जाएगा गुड्स का, एंड ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल भी रहेगा। गुड्स नॉट लायबल टू जीएसटी, इसके ऊपर कहीं पे भी कोई जीएसटी नहीं आएगा, तो आईटीसी का सवाल नहीं उठेगा। एक्सपेंसेस मंथली रेंट पेबल फॉर द शॉप, यस इसके ऊपर आईटीसी लेना है। टेलीफोन एक्सपेंसेस 30,000 फॉर लैंडलाइन फोन्स इंस्टॉल्ड एट शॉप, 20,000 फॉर मोबाइल फोन्स ऑफ एम्प्लॉइज, मोबाइल फोन्स आर गिवन टू एम्प्लॉइज फॉर ऑफिशियल यूज। जब दोनों ही ऑफिशियल है तो मुझे इसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी विल बी गिवन। ऑडिट फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट ऑडिट भी है उसमें, सर्टिफिकेशन वर्क भी है, दोनों ही बिजनेस से रिलेटेड है। सी आईटीसी के रिस्पेक्ट में एक बेसिक कंडीशन आप नोट्स में डाल सकते हो, दैट if it is used for the purpose of business and the output supply is taxable, then I will get the ITC. हाँ कुछ एग्जेम्प्ट भी है साथ में, तो we will do the apportionment under rule 42. तो ये आपका 60,000 के ऊपर भी आपको ITC मिल जाएगा, कॉमन क्रेडिट होएगा लेकिन मिल जाएगा। प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एज पर द कंपनी पॉलिसी, बिकॉज इट इज कंपनी पॉलिसी आई वोंट गेट द ITC, इसका ITC नहीं मिलेगा। फ्रेट पेड टू द GTA सर्विस टैक्सेबल एट 5% फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। ध्यान से सुनना, गुड्स आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, ये गुड्स जीएसटी में लेवेबल नहीं है, तो इस 50,000 पे जो भी मैं 5% का आरसीएम लगाऊंगा, आरसीएम के अंदर टैक्स तो पे करना है लेकिन इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। फ्रेट पेड टू जीटीए रिवर्स चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो ये मुझे पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा, ये भी आरसीएम के अंदर जाएगा, लेकिन फर्क ये है कि आईटीसी मिल जाएगा। ध्यान रहे दोनों ही आपके आरसीएम के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन आईटीसी सिर्फ नीचे वाले का मिलने वाला है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 45 लाख, तो ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं किया है और ये फ्री सैंपल की तरह दिए, तो फ्री सैंपल की तरह दिए तो उस केस में आपको इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आपको इसका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, 5,000 पे आईटीसी नहीं मिलेगा। बाकी कुछ भी नहीं है, देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन, हेंस आई से दैट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। थोड़ा सा तो अच्छा पूछेंगे यार वो लोग। क्या इन्फॉर्मेशन दी है बाकी देखो, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ऑल इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आर फ्रॉम एंड टू रजिस्टर्ड सप्लायर्स फ्रॉम विद राजस्थान। दिस is basically this particular statement is essential for me to apply GST on inward supplies, क्योंकि रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदूंगा तो ही तो वो जीएसटी लगाएगा ना, और राजस्थान के अंदर ही है, तो सब इंट्रा लेवल पे आप काम करना, CGST SGST लगा के। ओके,
आपका 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 आरसीएम वाला 5% रेट है तो 2.5 लग जाएगा, और नॉर्मल आपका 6,612 है। तो देखो इसमें सबसे पहले पूछा है आईटीसी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो इसमें आप सारा का सारा क्रेडिट लेना, कौन सा, कॉमन क्रेडिट वाला और एक्सक्लूसिवली अवेलेबल वाला। एक्सक्लूसिवली अवेलेबल आपके दो है, कौन कौन से, एक तो ये जो मैंने टैक्सेबल गुड्स के लिए आरसीएम यूज किया है, और एक ये जो मैंने एज सच पूरे टैक्सेबल गुड्स परचेज किए है। ठीक है, अगला पूछ रहे कॉमन क्रेडिट अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट। अब इसमें आप सिंपल करोगे, जो भी आपने फर्स्ट में निकाला होगा उसमें से आप दो आइटम्स को माइनस कर देना जो मैंने अभी अभी आपको बताया, विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल। 5,000 और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये आपका क्रेडिट भी नहीं होएगा। ब्लॉक क्रेडिट जो होता है इट इज नॉट क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ITC attributable towards exempt supply out of the common credit, कुछ नहीं करना, कॉमन क्रेडिट इनटू E अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वो इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, आपको सिर्फ करना है दिस इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी, दिस विल बी कंसीडर्ड एज एग्जेम्प्ट, तो 10/60, क्योंकि दिस इज टोटल 60। यहाँ पे कोई शेयर सिक्योरिटीज नहीं दिया है, कोई बिल्डिंग लैंड वगैरह नहीं सेल करी है, तो दिस इज वेरी सिंपल। और लास्ट में आपको सिर्फ जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है। कैश में कैसे निकालोगे, वही जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया था, बस ये वाला जो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई ये लेना मत भूलना, ये आप या तो आउटपुट टैक्स में ऐड कर दो या तो आईटीसी में से माइनस करके नेट ले लो, चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने सारे डिस्कस किए, देयर इज नो, मतलब फर्स्ट वाले में अगर दिक्कत आ रही है तो बेटा अभी गलत है फिर सीन, है ना, मतलब कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ सच भी बोलना है। फर्स्ट वाले में दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे आपको कोई शुगर कोट नहीं करूंगा चीजें, मैं बोलूंगा कि कंसेप्ट वीक चल रहा है आपका, ठीक है ना। चल, और अगर कॉन्फिडेंट हो क्वेश्चन देख के तो डोंट डू द देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, फर्स्ट वाला बहुत इजी है। चलो अगला भी बहुत इजी है, प्योर एजेंट का कंसेप्ट लग रहा है, रूल 33। ये एक्चुअली क्वेश्चन सारी बहुत इजी है, मतलब आई डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन वर्थ डूइंग, बट बिकॉज एमटीपी है फटाफट से आपका भी टाइम बचे इसलिए मैं कर रहा हूँ। मटेरियल का सवाल है, फटाफट से देखते हैं। Malketo manufacturers registered in Mumbai is a manufacturer of footwear. It imports a footwear making machine from US. The company enters into contract with Shiva Logistics, a licensed customs broker at Ahmedabad, to meet all the legal formalities in getting the machine cleared. Apart from this मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Apart from this मतलब वो खुद की सर्विसेज के साथ साथ कुछ और भी मांग रहा है। Malketo authorizes Shiva to incur, ये भी कीवर्ड एनालाइज करेंगे, authorizes, क्यों मैं अभी बताऊंगा, to incur on its behalf expenses with respect to clearance of the machine from custom stations and bringing the same to the warehouse of this company, which shall be reimbursed by this company to Shiva Logistics on actual basis in addition to agency charges. इसमें सारे जो मैंने कीवर्ड्स मार्क किए, apart from this, authorization, reimbursement, in addition, these all are the conditions of pure agent. प्योर एजेंट की सर्विसेज का मतलब होता है रीइंबर्समेंट, एंड दैट प्योर एजेंट का जो सर्विस होता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। तो Malketo जो भी ये सर्विस दे रहा है, Malketo नहीं, जो भी शिवा लॉजिस्टिक सर्विस दे रहा है, दिस इज समथिंग, दिस पर्टिकुलर रीइंबर्समेंट इज समथिंग इन एडिशन टू इट्स ओन सर्विसेज, और उसके लिए ऑथराइजेशन मिला है मुझे रेसिपिएंट से। तो सप्लायर डूइंग समथिंग इन एडिशन विद प्रॉपर ऑथराइजेशन, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द प्योर एजेंट। ओके, अब इनवॉइस में क्या क्या है, आपको इसमें से सिर्फ सिलेक्ट करना है कि वैल्यूएशन किस पे लगेगा। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय शिवा लॉजिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, एजेंसी चार्जेस शिवा लॉजिस्टिक्स ने जो लिए ये उसका खुद का चार्ज है, ये वैल्यूएशन बनेगा। क्या अनलोडिंग आपका पार्ट बनेगा, आंसर इज नो, ये रीइंबर्समेंट है। चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन फ्रॉम कांडला पोर्ट टू शिवा लॉजिस्टिक्स गोडाउन, ये बनेगा, आंसर इज नो, ये रीइंबर्समेंट है। एंड वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस इज दैट जो भी सर्विसेज दी जा रही है उसका इंटरेस्ट और उसका एंजॉयमेंट वो सप्लायर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल होटल एक्सपेंसेस, अब होटल में जाके रहता तो खुद है ना वो, तो उसका रिइंबर्समेंट प्योर एजेंट में नहीं आता। ठीक है, तो ये सबका आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, अनलोडिंग, ये सिर्फ उसने पे किया और बाद में रिइंबर्स करवा लिया। ये फर्दर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फ्रॉम उस शिवा लॉजिस्टिक्स का गोडाउन टिल Malekta एक्सपोर्ट का गोडाउन, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। प्रिपेयर एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री, पेड कस्टम ड्यूटी, ये भी नहीं बनेगा, ये मियर रिइंबर्समेंट है। डॉक चार्जेस मियर रिइंबर्समेंट, पोर्ट चार्जेस मियर रिइंबर्समेंट, लेकिन होटल एक्सपेंसेस मियर रिइंबर्समेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, पर्सनलाइज नेचर की सर्विसेज है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्योर एजेंट में नहीं आते, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी नहीं आते क्योंकि बात शिवा लॉजिस्टिक्स ने करी, रहा शिवा लॉजिस्टिक्स के आदमी लोग वहां पे जाके और ट्रैवल भी उन्होंने किया, दीज आर पर्सनलाइज, तो वहां पे उनका खुद का इंटरेस्ट आ चुका है। तो ये बेशक रिइंबर्समेंट है बट प्योर एजेंट में नहीं आते, तो आपका आंसर बनेगा 5 लाख प्लस 40 एंड 90, 5,95,000 प्लस 2,000, 5,97,000। इसका आपका आंसर बनेगा
5,97,000। हर एक के नीचे एक एक लाइन का नोट डाल देना ब्रैकेट में, पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी मेरी। आ जाओ, पहले ऑब्वियसली यू हैव टू एक्सप्लेन रूल 33, फिर ब्रैकेट में नोट्स के साथ, और यू कैन राइट नोट्स एट द स्टार्ट 5,97,000। ठीक है, अब आगे कुछ उन्होंने पूछा है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ शिवा लॉजिस्टिक्स हैज चार्ज 13 लाख एज अ लंप सम कंसिडरेशन फॉर गेटिंग द इंपोर्टेड मशीन क्लियर्ड एंड ब्रिंगिंग द सेम टू द वेयर हाउस? आंसर इज यस। अगर लंप सम किया तो यू आर नॉट शोइंग द रीइंबर्समेंट सेपरेटली, विच इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रूल 33, तो फिर इसके ऊपर पूरा जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, पूरे 10 नंबर आप इसके अंदर ले सकते हो। अगला, कस्टम्स वैल्यूएशन, हमेशा एक सवाल आता ही है, कितने का? इसमें 4 का हमेशा आता ही है, एक ना एक। 15,000 chalices were imported for charitable distribution in India by Social Welfare Charitable Trust. The trust did not pay either for the cost or for design development which was borne by supplier. कस्टम्स ऑफिसर ने इसलिए वैल्यूएशन कंप्यूट किया है, कितना किया भाई? ट्रांजैक्शन वैल्यूज के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो वैल्यूएशन हुआ। वैल्यूएशन में ऑफिसर ने बोला 20,000 का हम एफओबी निकालेंगे इंक्लूडिंग डिजाइन डेवलपमेंट। ठीक है, which was accepted by the trust. अब बैलेंस की डिटेल्स आपको दिए, इन विच वी हैव टू डू एडजस्टमेंट्स एज पर रूल 10(1) एंड 10(2). फ्रेट पेड बाय एयर, एयर में हमेशा मुझे ध्यान रखना है 20% का। डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस इन यूएसडी, इसको मैं इग्नोर करूंगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है भाई। या तो आप स्टार्टिंग में 20 माइनस 2500 करो एंड फिर आप 2500 ऐड करो, डबल कैलकुलेशन मत करना। कमीशन पेएबल टू एन एजेंट इन इंडिया, तो क्या ये बाइंग कमीशन रहा होगा? नहीं, ये सेलर का एक कमीशन रहा होगा, और ये आईएनआर में है। आईएनआर और यूएसडी कंफ्यूज मत करना, जब आईएनआर एक दिया है तो या तो आप स्टार्टिंग से आईएनआर में कन्वर्ट करो सब कुछ, नहीं तो आप इसको भी अभी यूएसडी में कन्वर्ट करो, फिर बाद में टोटल को आईएनआर में कन्वर्ट करना। आओ, एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी एंड रेट ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। एक्सचेंज रेट आपको सीबीआईसी का लेना है और बिल ऑफ एक्सचेंज के दिन का लेना है। चाहे मेरा एयरक्राफ्ट वेसल कब आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे को बीसीडी लेनी है वो मुझे लेनी है ताजी ताजी। ताजी ताजी मतलब अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल होने, बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल हुआ है और एयरक्राफ्ट बाद में आ रहा है, या फिर व्हीकल बाद में आ रहा है, या फिर आपका वेसल का एंट्री इनवर्ड बाद में आ रहा है, तो आपको वो बाद वाला डेट लेना है। तो देखो, आपका बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल हुई है उस दिन का मैं एक्सचेंज रेट तो पिक करने वाला हूं, पक्की बात। उस दिन के लिए फॉर एक्सचेंज रेट आई एम नॉट गोइंग टू एनालाइज कि मेरा एक्चुअल में एयरक्राफ्ट कब आया, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बीसीडी आई विल चेक कि कहीं एडवांस फाइलिंग तो नहीं है ना। तो बिल ऑफ एंट्री 8 सितंबर को हुआ और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट हुआ 30 सितंबर को, तो मैं लूंगा 30 सितंबर वाला 10%। इंटरबैंक रेट इज मेरे लिए इररेलेवेंट, आई हैव टू फोकस ऑन सीबीआईसी रेट। क्लियर? तो इसमें मैं स्टार्टिंग में इसको कन्वर्ट करते हुए चलता हूं इन आईएनआर। ओके, तो 20,000 इंटू 40 इंटू 70, सॉरी 14 lakhs। ठीक है ना? डिजाइन डेवलपमेंट अलग से इंक्लूड नहीं करना, कमीशन मैंने ऐड कर दिया 12,500 रुपए, ये मेरी आई एफओबी वैल्यू 14,12,500। ठीक है ना? अब इसके अंदर मुझे दो चीजें अभी कंप्यूट करनी है 10(2) की। तो पहला मैंने ट्रांसपोर्ट वाला किया, ट्रांसपोर्ट वाले में लिमिट होती है 20%। तो पहले मैं देखता हूं कि एक्चुअल कितना किया है। एक्चुअल किया है आपने 4,500 इंटू 70, 4,500 इंटू 70 विच कम्स आउट टू बी 3,15,000। लेकिन 14,12,500 का अगर मैं 20% करूं तो वो आ रहा है 2,82,500, तो मैं 282,500 लूंगा विच इज लेस देन 3,15,000। अब मैं अगर इसके अंदर ऐड करूं इंश्योरेंस तो वो आएगा इसका 1.125%, तो 14,12,500 इंटू 1.125% 15,890.63। टोटल कर लेते हैं। अब पूछा क्या मेरे से? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ असेसेबल वैल्यू। ऑलवेज पे अटेंशन, असेसेबल वैल्यू पूछिए, ड्यूटी नहीं पूछी, तो अपना दिमाग लगाओ मत। ये एनालाइज किया लेकिन इसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है? जो पूछा उतना ही देंगे, कोई ज्यादा नॉलेज जानने की जरूरत नहीं है। 14,12,500 प्लस 282,500 प्लस 15,890.63 17,10,890.63 17,10,890.63 17,10,890.63। जो बोला उसका नोट बना के डाल देना है। बहुत परफेक्ट नोट्स ना हो, एक आध ऊपर नीचे हो जाए, नंबर मिल जाएंगे, प्लीज डोंट वरी। अगले पे आओ, थर्ड का ए। RMN Limited, a registered supplier of Bangalore, Karnataka, is a manufacturer of goods. The company provides the following information of GST paid on inward supplies during the month of April. कुछ आपके पास एक्सपेंसेस दिए, कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी, मुझे करना क्या पहले ये तो देखो। नेट ITC that can be availed by the company for the month of April. ओके, बाकी कंडीशंस पूरी है, वो कह रहा है। स्टार्ट करते हैं ITC। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सर
कंपनी पॉलिसी और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आगे पढ़ो सीधा, और एज पर द पॉलिसी ऑफ कंपनी, तो नहीं मिलेगा। एक और बात ध्यान रखना, ये अमाउंट नहीं है, ये जीएसटी है, अमाउंट नहीं है, तो गलती से अमाउंट समझ के 18% कर दोगे दिमाग लगा के ज्यादा, तो वो गलत हो जाएगा। नो आईटीसी हियर। रॉ मटेरियल परचेज फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग, ओहो इनवॉइस ही नहीं है, डिलीवरी चलाने फर्क नहीं पड़ता, रूल 36 सेक्शन 16 कहता है कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल परचेज विच आर यूज्ड फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, बिल्कुल मिलेगा, 50,000। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेबिटेड इन पीएनएल, सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर तो है लेकिन ये पीएनएल में डेबिट हुआ है, पीएनएल में डेबिट हुआ है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मतलब हमने समझा था, बताओ किसके अंदर, सेक्शन नंबर 17(5)(c) और 17(5)(d), हम ये दोनों के अंदर जब वर्ड्स यूज करते हैं वहां पे 17(5)(c) में भी यूज द वर्ड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटलाइजेशन, और कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ है मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इसका भी आपको आईटीसी मिलेगा। कंपनी परचेज द कैपिटल गुड्स फॉर 4 लाख एंड क्लेम डेप्रिसिएशन ऑफ 44,800 ऑन फुल अमाउंट ऑफ 448 मतलब ये 48,000 क्या है, 48,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये आपका 12% जीएसटी है, मतलब क्योंकि परचेस 4 लाख पे किया और डेप्रिसिएशन अगर मैं 448 पे क्लेम कर रहा हूं, इसका मतलब वो जो बीच में एडिशन हुआ है वो जीएसटी हुआ है 12%, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर बनेगा 80,000। लेकिन एक बार अलग से इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं, आओ बेसिक अभी मैंने निकाल लिया है। In the month of September of the previous financial year, the company availed ITC of 2,40,000 on purchase of raw material which was directly sent to the job worker premises under a challan. Previous financial year में the said raw material has not been received back from the job worker up to 30th April. तो सुनो ना, 25 सितंबर को भेजा था, अभी तो अप्रैल ही हुआ है ना, एक साल है मेरे पास, तो अभी एक साल का पीरियड खत्म ही नहीं हुआ है। अगर एक साल का पीरियड हो जाता, एक साल का पीरियड अगर पूरा लैप्स हो जाता, तो इन दैट केस उसको मेरे को डीम सप्लाई बना के टैक्स इंप्लीकेशन भी आ जाता। अभी यहाँ पे देयर इज नथिंग रॉन्ग, एक साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने आईटीसी लिया है, सब कुछ तो ठीक किया है, क्या दिक्कत करी है मैंने, कुछ नहीं किया है। ऑल द अबव इनवर्ट सप्लाईज एक्सेप्ट सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 3 कौन सा है भाई, जीरो रेटेड है, हैव बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इनवर्ट सप्लाईज ऑफ 3 अबव हैव बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता ना। देखो अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए यूज करी है लेकिन कल को आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या इसके ऊपर आईटीसी मिलता है? आंसर इज यस, यू गेट द आईटीसी, यू गेट द आईटीसी, क्योंकि वो जीरो रेटेड का कैरेक्टर रिटेन करता है, चाहे वो खुद एग्जेम्प्ट हो। तो एक आइटम एग्जेम्प्ट है लेकिन एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका आपको आईटीसी मिलता है, इसीलिए मैंने इसको जीरो रेटेड देखते ही इसको आईटीसी पक्की बात से दे दिया। क्लियर है? 80,000। आ गया। बी, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। बंसाली सेल्स द गुड्स टू चोपड़ा ऑन 4 जून, गुड्स आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, मतलब 13(3) लगाना है। 13(3) में मुझे 3 डेट निकालनी होती है। पहला होता है रिसीव कब किया, दूसरा होता है 31st डे फ्रॉम इनवॉइस, और तीसरा होता है पेमेंट विच एवर इज अर्लियर डेट, मतलब मेरे बुक्स में एंट्री या फिर डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट फ्रॉम रेसिपिएंट स्टैंड पॉइंट। चलो ये तीन डेट्स देख लेते एक बार। सेल हुआ है 4 जून को, गुड्स आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम, इनवॉइस इज इशूड ऑन 4 जून। उसके आगे आप 31st डे निकालोगे तो वो निकालो 30 - 4 - 30, तो वो बनेगा आपका 4 खत्म होके 5 जुलाई। यस, एक सेकेंड है, कुछ गलती तो नहीं हो गई। 30 - 4 और -30 4 जुलाई, तो 31st बनेगा आपका 5 जुलाई। 30 डेज खत्म होंगे 4th को और आगे आपका 5 जुलाई 31st डे। उसके बाद वो कह रहा है चोपड़ा रिसीव्स द गुड्स ऑन 12 जून, रिसीव करा है 12 जून को, एंड रिकॉर्ड करिए पेमेंट 30th जून को, डेबिट हुए 2 जुलाई को, तो विच एवर इज अर्लियर 30th जून को। तो तीनों में से कौन सी सबसे अर्लीस्ट डेट आ रही है? सबसे अर्लीस्ट डेट आ रही है आपकी 12 जून। ठीक है, अगला वो पूछ रहा है आनंद लिमिटेड सेल्स फूड कूपन्स टू बनवारी लिमिटेड, कंपनी गिव्स दिस कूपन्स टू एम्प्लॉइज एज अ पार्ट ऑफ एग्रीड परक्विजिट्स, द कूपन्स कैन बी रिडीम्ड फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम ऑफ फूड और प्रोविजंस इन द आउटलेट दैट आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो अभी इसके अंदर कौन से के अगेंस्ट रिडीम होने वाली है? वी डोंट नो, इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें वेट करना पड़ेगा टिल द रिडेम्पशन। दिस इज गिवन अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 12 एज वेल एज सेक्शन नंबर 13। तो यहाँ पे 12 लगेगा फूड कूपन का। ठीक है, ओके। तो पहले का आंसर 12 जून और दूसरे का वेट टिल रिडेम्पशन, तो वो भी देख लेते एक बार। बी का फर्स्ट 12 जून, एंड इस वाले में वी हैव टू wait, supply is not known, मतलब not identifiable, the time of supply will be the date when the employee redeems. We have to wait and we have to see against which it is being redeemed.
आगे आ जाओ सी पे। भल्ला इंपोर्ट्स लिमिटेड इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स विच वर अनलोडेड इन द कस्टम्स एरिया ऑन 1st October. When order for clearance was passed by PO on 5th October, it was found that there was some pilferage. You remember pilferage, section number 13. As the imported goods were in custody of Port Trust, the department demanded duty from the custodian under section 45(3) on such pilferage. Port Trust denied the demand, contending that it was not an approved custodian falling under section 45 and the possession of the goods was by the virtue of Major Port Trust Act. Hence, it is not liable to pay the duty on customs goods. This is absolutely correct. Board of Trustees versus Union of India का केस लॉ है जो आपको पेपर में रेफर करना पड़ेगा. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड यू हैव टू रेफर दैट. जो पोर्ट ट्रस्ट होता है, जो मेजर एयरपोर्ट्स होते हैं, वो कस्टडियंस आर नॉट अप्रूव्ड कस्टडियंस, वो प्राइवेट कस्टडियंस नहीं होते, दे आर नॉट लायबल टू पे ड्यूटी ऑन पिल्फरेज. जो प्राइवेट कस्टडियंस होते हैं अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर, दे हैव टू पे द ड्यूटी. Bhalla Imports has also asked the Port Trust to make good the loss of the goods, examine whether demands of the department regarding pilferage and Bhalla Import regarding this loss are valid as per the decided case law. Case law मैंने आपको बता दिया, loss of goods पे there is no liability of any custodian. पिल्फरेज के ऊपर प्राइवेट कस्टडियन की होती है, लॉस ऑफ गुड्स पे किसी भी कस्टडियन की लायबिलिटी नहीं होती. लेकिन आप एक जनरल बात पेपर में लिख के आ सकते हो, एक लाइन, दैट एज अ जनरल लॉ द कस्टडियन बीइंग द बेली ऑफ द गुड्स कैन बी सूड फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ द ड्यूटी. ठीक है, तो वो बेली वाली बात आप जनरल लिख के आ सकते हो. चलो आगे पढ़ते हैं. फोर्थ का ए, सूरज भन एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. They have made zero-rated supply of goods worth 84,50,000 without the payment of IGST for 10,14,000. The refund application has been rejected by the PO. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सुनना जरा ध्यान से. इन्होंने जीरो रेटेड सप्लाई करी है एंड दे हैव डन विदाउट द पेमेंट ऑफ IGST. मतलब इन्होंने बॉन्ड या एलयूटी के अंदर गए हैं. दे हैव गॉन अंडर एलयूटी या फिर बॉन्ड का ऑप्शन, बराबर. यस. आफ्टर दैट द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54, इन्होंने रिफंड एप्लीकेशन मारा होगा विद रिस्पेक्ट टू ITC रूल 89(4) for the purpose of refund for the above supply has been rejected by the PO. ठीक है. Mr. Abhay Taxation Manager has sought for recrediting the electronic credit ledger as per the provisions of Rule 86 for above rejection. Examine the scenario and offer your comments. देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा है ICAI का थोड़ा सा इशू है. This is one question, this is one part apart from one that we discussed above in which I feel there is some error. मैं आपको एरर समझाता हूं जो मेरा ओपिनियन है. आपको कुछ और लगता है तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड वी कैन डिस्कस, क्योंकि जीएसटी में ऐसे एक दो इश्यूज हमेशा एमटीपी में रहते हैं और आईसीआई उसको बाद में चेंज भी करता है. तो मैं पहले आपको इसका केस समझाता हूं. देखो, जब भी आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, लेट से अभी सिंपल हम बोलते हैं मैंने एक्सपोर्ट किया. अब एक्सपोर्ट करते वक्त मेरे पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर 1 है कि मैं इसका जीएसटी पे करूं. ऑप्शन 2 है कि मैं बॉन्ड एलयूटी के अंदर जाऊंगा. अगर मैं बॉन्ड एलयूटी के अंदर जाऊंगा तो मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, बराबर. जब मैं जीएसटी नहीं पे करता तो मेरा आईटीसी वैसा वैसा रह जाता है, तो मैं यहाँ पे आईटीसी का रिफंड क्लेम करता हूं. अब सर एक बात जो कई बच्चों को शायद अभी नहीं समझ आ रही हो कि सर ये रिक्रेडिट करने का क्या हिसाब है, रिजेक्शन एंड रिक्रेडिट का क्या हिसाब है. भाई इसमें कुछ नहीं है, सुनो मेरी बात. जब भी आप रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करते हो विद रिस्पेक्ट टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो जो भी क्रेडिट में आपका बैलेंस है उसको आप कम कर देते हो, उसको आप डेबिट कर देते हो. क्यों? क्योंकि उतना पैसा आप रिफंड मांग रहे हो. तो आप बोलते हो कि मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लेट से 10 रुपीज का रिफंड है, तो मैंने 10 से कम कर दिया, अब आप मुझे 10 का कैश दे दो. यू गिव मी 10 रुपीज कैश एज अ रिफंड. इज दिस क्लियर? तो जब मैंने डेबिट करके रिफंड मांगा कि चलो सरकार, गवर्नमेंट, मैं आपसे रिफंड क्लेम कर रहा हूं, तो अब मैंने अपना एक असेट कम कर दिया, अब आप मुझे कैश में वापस कर दो. और अगर कल को वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, गवर्नमेंट कहती है मैं आपको 10 रुपीज का कैश नहीं दूंगी, तो फिर मैं बोलूंगा ड्यू टू एनी रीजन द एप्लीकेशन में भी रिफंड में भी रिजेक्टेड. तो अब मैं बोलूंगा जो ई क्रेडिट लेजर मैंने डेबिट किया था उसको मैं रिक्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे कैश में रिफंड नहीं दिया ना. लेट से मेरा फॉर्म गलत था या व्हाटएवर इट इज. तो जब भी आई फाइल द रिफंड एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी, आई हैव टू डेबिट द लेजर. और जब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो रिक्रेडिट हो जाता है. पैसा मिल गया तो कहानी खत्म. ठीक है, तो सुनना, इन दोनों केस में जब मैं जीएसटी, जब मैं बॉन्ड या एलयूटी के अंदर जाता हूं एंड आई डू नॉट पे द जीएसटी, यहां पे मैं आईटीसी का रिफंड क्लेम करता हूं. अब आईटीसी का रिफंड जब मैं क्लेम करूंगा, आई वुड डेबिट द क्रेडिट लेजर. And if the application is rejected, then I would recredit it. और इस केस में यही हुआ है. क्यों? क्योंकि सर इन्होंने बोला है विदाउट द पेमेंट ऑफ IGST, तो मैं इस वाले ऑप्शन के अंदर गया हूं. तो इन माय ओपिनियन व्हेन आई एम गोइंग अंडर दिस ऑप्शन एंड माय एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, आई विल रिक्रेडिट इट. बट ICAI हैज गिवन दैट उनका ये वाला ओपिनियन गलत है, टैक्सेशन मैनेजर का ये वाला ओपिनियन गलत है, ऐसा ICAI ने लिखा है. देखो, therefore contention is not sustainable as debit entry has not been made. In my opinion it will be made.
in my opinion it will be made because I am going under the option of bond और LUT, और जब मैं बॉन्ड LUT के ऑप्शन के अंदर जाता हूं तो मैं GST का पेमेंट करता ही नहीं हूं, और GST नहीं पे किया तो ITC वैसा का वैसा रह गया, ITC सेट ऑफ ही नहीं हुआ किसी चीज से, और ITC का जब मैं रिफंड क्लेम करूंगा तो मैंने डेबिट किया होगा। इन माय ओपिनियन हियर इट शुड हैव बीन ऑन पेमेंट। और मैंने इसके लिए क्या किया, आपका ICI का IDT का जो स्टडी मटेरियल था पेपर नंबर 8 का, मतलब न्यू कोर्स से पहले, उसमें ये सेम क्वेश्चन उठा के देखा तो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था ऑन पेमेंट, तो आई फील दिस शुड बी ऑन पेमेंट। ठीक है, मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी समझा देता हूं। जब आप GST का पेमेंट करते हो, मतलब अगर यहां पे लिखा होता ऑन पेमेंट, तो ऑन GST पेमेंट जब मैंने किया होगा तब मैंने ITC को सेट ऑफ किया होगा, और उस केस में जब मैंने रिफंड क्लेम किया होगा ना, वो किस चीज का किया होगा रिफंड क्लेम, वो किया होगा IGST पेमेंट का। और जब मैं IGST पेमेंट का रिफंड क्लेम करूंगा तब मैं कोई भी क्रेडिट का लेजर डेबिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ITC का रिफंड नहीं मांगा, मैंने तो इसका रिफंड मांगा है। तो जब ये रिजेक्ट होएगा तो वो रिक्रेडिट क्यों होगा, वो तो ओरिजिनली डेबिट ही नहीं हुआ है। सो इफ दिस वुड हैव बीन ऑन, then the answer would have been what the ICI has given currently, that the contention is wrong. But in my opinion, जब यहाँ पे वो without payment जा रहे हैं and now he is wanting to recredit it, it is correct because ये debit हुआ होगा। So ठीक है, मैं ICI को I will be putting a mail, मैं हमेशा डालता हूँ जब भी अपने इश्यूज होते हैं, कभी कभार ICI ठीक भी करता है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। आपका कुछ और ओपिनियन है तो यू कैन कमेंट एंड आई विल टॉक ऑन इट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बी। Mr. Narayan has over 3 consignments of 200, 400 and 400 units, imported a total of 1000 units of article ZEP which have been valued at 1150. 1150 का valuation आया। Customs duty has been assessed at 250. He adds profit margin of 350. सारा मिला के मोटा मोटा ये बन गया मेरा 1750 का जो इसने सेल किया है। ठीक है, कितने यूनिट्स थे, 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स आ गया। After 1 month of selling the entire consignment of this article ZEP, Mr. Narayan found out that there had been error in the payment of amount of duty. Oh my God, payment में गलती हो गई है, in which duty for consignment of 200 units was paid as if it was 400, resulting in excess payment of duty. Mr. Narayan files an application for refund of 50,000. Is the bar of unjust enrichment attracted? पहले गलती सुनो हुई क्या है। जो 200 units का consignment था, it was a consignment of 200 units. Yes, मैंने गलती से पेमेंट कर दिया 400 यूनिट्स का। मैंने पर यूनिट जो कस्टम ड्यूटी पे करनी थी वो सही पे करी है, लेकिन ज्यादा यूनिट्स पे पे करी है। तो कितने पे ज्यादा पे करी, 200 की जगह 400 पे, तो आई हैव पेड एक्सेस ऑन 200 इनटू आई हैव पेड 250 कस्टम्स ड्यूटी। तो इसका आपने यू क्लेम द रिफंड। नाउ द क्वेश्चन is the bar of unjust enrichment attracted? What is the unjust enrichment? Unjust enrichment says that if the incidence of any excess duty is passed on to some other person, I cannot claim refund. Tell me one thing, here is the incidence passed on to any other person? Answer is no. क्यों? आपके सामने कैलकुलेशन है, मैंने हर एक यूनिट जो सेल किया है वो 1150, 250 और 350 ऐड करके सेल किया है। ये 250 मैंने पर यूनिट ही तो चार्ज किया है। अगर ये ऐसा होता कि सर पर आर्टिकल मैंने 250 का जो कस्टम ड्यूटी की जगह 350 पे किया गलती से, और यहां पे भी 350 चार्ज किया, तो आपने 100 एक्सेस का इंसिडेंस पास ऑन किया है। बट मैंने कस्टमर को तो 250 पास ऑन किया है, मैंने अपनी जेब से गलती से 200 यूनिट्स के ऊपर ज्यादा ड्यूटी पे करी है, और वो 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा थोड़ी है, वो तो रियल लाइफ में आई नहीं है, कंसाइनमेंट 200 का ही आया है। मैंने सेल तो उतना ही किया ना जितना मैंने मंगवाया, लेकिन पेमेंट गलती से मैंने 400 यूनिट की कर दी, 200 की जगह आई पेड ऑन 400। तो इसका जो इंसिडेंस है वो तो मैंने बियर किया ना, मैंने किसी को पास थोड़ी किया है, मैंने तो उतना ही पास किया जितना मैंने सेल किया। अगर क्वेश्चन आपको ये कहता, ध्यान से सुनना, कि 250 की जगह आपने 500 चार्ज किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू द कस्टमर एंड यू आर पासिंग ऑन द इंसिडेंस ऑफ द डबल कस्टम ड्यूटी दैट यू हैव पेड बाय मिस्टेक। ये बहुत ही लॉजिकल है, ये बेसिक कॉस्टिंग का दिमाग है, बेसिक कॉस्टिंग का दिमाग। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने 200 यूनिट सेल किए और पर यूनिट कस्टम ड्यूटी 250 ही चार्ज किया, 250, एंड 250 ही मुझे पे करना था। एक्चुअल में मैंने पे कर दिया 250 ही, बट 400 यूनिट पे, और वो 200 यूनिट मैंने किसी को 200 यूनिट एक्स्ट्रा जो मैंने पे किया 50,000, ये 50,000 की कॉस्ट मैंने कस्टमर को थोड़ी ना चार्ज करी है, मैंने तो उतना ही चार्ज किया जितना बनता था। So I have not passed the incidence. Hence, the bar of unjust enrichment is not attracted. Conclusion that the refund will be given to me only, not the consumer welfare fund.
क्लियर? अगले पे आओ। विशाल imported certain goods in May. An into bond bill of entry was presented on 14th May. Goods were cleared from the port for warehousing. Assessable value on that date was 1 lakh USD. Order permitting the deposit in warehouse for 4 months was issued on 21st May. तो 6 दिन बाद आया. Vishal deposited the goods in the warehouse on the same day but did not clear the goods even after warehousing period got over on 21st of September. This will be a case of improper removal. Improper removal. A notice was issued under section number 72. Yes, section 72 का यही improper removal, demanding duty and interest. Vishal finally cleared the goods on 14th of October. Compute the amount of duty and interest payable. तो पहले तो मैं ड्यूटी निकालता हूं. देखो ड्यूटी के लिए आपको कैसे काम करना है. 1 लाख इज द वैल्यूएशन. 1 लाख इज द वैल्यूएशन यूएसडी. एक्सचेंज रेट किस दिन का लेना है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है ओरिजिनल, इनटू बॉन्ड वाला, नॉट एक्स बॉन्ड वाला, इनटू बॉन्ड वाला. तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री पास हुआ है 14 मई को, तो 14 मई का मैं एक्सचेंज रेट उठा लूंगा सीबीआईसी का. यस सीबीआईसी का है करेक्ट 65.2. समझ में आया यहां तक? ओके ओके. अब मुझे बात बताओ, जो ड्यूटी आपको निकालनी है उसके लिए रेट किस दिन का पिक करना है? रेट आपको पिक करना है जिस दिन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रहा है. तो देखो विशाल the order permitting the deposit was issued on 21st May and Vishal deposited but did not clear the warehousing even if got over on 21st September. इस दिन मान लिया जाएगा कि गुड्स रिमूव हो गए. हम मान लेंगे, देयर इज वन स्पेसिफिक सेंटेंस गिवन, हमारे बुक में भी है, मटेरियल में भी है कि 21 सितंबर को मान लेंगे कि गुड्स क्लियर हो गए. तो 21 सितंबर का आप 10% का रेट उठा लोगे. तो अगर आप करोगे 1 लाख इंटू 65.2 that will be the valuation और उसका 10% will be your 6,52,000 will be your duty. और बेटा जी इसके ऊपर सरचार्ज ऐड करना मत भूलना, कभी भी लाइफ में इसके ऊपर सरचार्ज ऐड करना मत भूलना. आंसर विल बी 7,17,200 that is the duty payable. एक बार ड्यूटी मैच कर लेते हैं 717,200. अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की. देखो इंटरेस्ट आपको याद होगा कि हम आपको परमिट तो करते हैं 4 महीने पे के लिए वी अलाउड द वेयर हाउसिंग, बट इंटरेस्ट 90 डेज के बाद से लगना स्टार्ट हो जाता है. तो 90 डेज फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द डेट ऑफ द पीओज ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग. एक्चुअल वेयर हाउसिंग आपने कब करी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. ऑर्डर परमिटिंग द वेयर हाउसिंग वाज पास्ड ऑन 21st May. 21st May के आगे 90 डेज गिनो तो आपके बनेंगे 31st May माइनस 21 मई, जून, जुलाई और आपका अगस्त. तो ये आपका बनेगा 19th अगस्त. यस 19th अगस्त को आपका पीरियड खत्म हो चुका है. 19th अगस्त को योर पीरियड ऑफ 90 डेज हैज एक्सपायर्ड. अब 19th अगस्त से आगे इन्होंने एक्चुअल में कब क्लियर किया? 14th ऑफ अक्टूबर को. 14th ऑफ अक्टूबर को. तो देखो 31 माइनस 19 अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. सो दिस विल बी योर 56 डेज का इंटरेस्ट आपका लगेगा. 90 डेज तक वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट. वो खत्म होता है 19th अगस्त को. 20th अगस्त से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा टिल द डेट यू एक्चुअली क्लियर एंड पे अस. यस तो आपका यहां तक का इंटरेस्ट बनेगा 56 डेज का. तो फाइनल आंसर आपका इंटरेस्ट का बनेगा 7,17,200. ओके इंटरेस्ट कितना है? 15%, नॉट 18% है कस्टम्स में हम, इंटू 56 अपॉन 365. ये आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए. 7,17,200 इंटू 15% इंटू 56 डिवाइडेड बाय 365. पेपर में कभी कभार वो हो सकता है लिख दे 365 की जगह 366 ले लो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. आंसर बनेगा 16,505. 16,505. 16,505. इज इट क्लियर? तो ध्यान क्या रखना है? 90 डेज वाला ध्यान रखना है यहाँ पे. ओके ठीक है ना. और ये 90 डेज कब से गिनना है? जब से पीओ अप्रूवल देता है डिपॉजिट इन वेयरहाउस का. एक्चुअल डिपॉजिट कब हो रहा है? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री. आई डोंट केयर. आगे आओ. एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस रिगार्डिंग द बेलिबिलिटी एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर. देखो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना, मैं फटाफट से करा देता हूं. अमाउंट कलेक्टेड 245 लाख फ्रॉम क्लाइंट्स, डिपॉजिट 241 लाख विद द सीजी. इट इज फाउंड दैट फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड. इसके अंदर 2 ऑफेंसेस हो रहे हैं. एक तो मैंने 4 लाख रुपीस की पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करी है. सबसे पहले इसको ऑफेंस बनने के लिए अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये आपने पेमेंट 3 मंथ से ज्यादा नहीं करी. ठीक है 3 मंथ से ज्यादा जब आप पेमेंट रोकते हो तो वो ऑफेंस बनता है. प्लस इसके अंदर इंप्रिजनमेंट कब होता है? इफ यू रिमेंबर सेक्शन नंबर 132, ये वाला जो ऑफेंस है इसका इंप्रिजनमेंट कब होता है? जब अमाउंट इन्वॉल्व आपका 2 करोड़ से ज्यादा हो.
इज इट क्लियर? जब आप इनवॉइस विदाउट सप्लाई करते हो वो वाले ऑफेंस में अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़, लेकिन इस वाले में अमाउंट इज मोर देन 2 CR। इफ यू आर नॉट एबल टू कैच व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज एक बार टेबल याद करो, 132 का टेबल याद करो, मटेरियल में भी है, मेरे बुक में भी है, जहां से पढ़ा होगा वहां पे भी 100% होगा। तो इफ द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स 2 CR देन ओनली इंप्रिजनमेंट हैपेंस। देन डिपेंड करता है 5 CR से भी ऊपर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर तो 4 लाख है, 4 लाख डज नॉट एक्सीड 2 CR, तो भैया यहाँ पे जेल तो नहीं होने वाली, यहाँ पे आपको जेल तो नहीं होने वाली, और ये 132 में फॉल नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे वो पूछ रहे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का फॉल्सिफिकेशन भी किया है, तो फॉल्सिफिकेशन के लिए चाहे कितने का भी हो, चाहे 1 रुपया का भी क्यों ना हो, आपका जो पनिशमेंट है दैट कैन हैपन अप टू 6 months जेल और फाइन और बोथ, और फाइन और बोथ। क्या ये बात क्लियर हुई है? यस। अगले पे आओ। Suresh collects 550 lakh as tax from clients but deposits only 30 lakhs with the central government. Oh my god, इसने 550 लाख कलेक्ट किया लेकिन डिपॉजिट किया 30 लाख, तो कितना भी नहीं किया 520 lakhs। इसका मतलब द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स 5 CR। अज्यूमिंग कि ये पेमेंट गवर्नमेंट को मोर देन 3 months नहीं हुई है, ये ऑफेंस बन जाएगा और ये 132 में फॉल कर जाएगा। 132 में फॉल कर गया एंड द अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड्स 5 CR, तो उस केस में आपको जेल कितने तक की हो सकती है? 5 years की जेल आपको होगी एंड फाइन। आपका जो जेल होएगा वो अप टू 5 years का होएगा एंड फाइन, आपको दोनों पक्का लगने वाला है। और एंड पे जो मैं बोल रहा हूं बार बार उस पर जरा ध्यान देना, ठीक है ना। ऊपर मैंने यहाँ पे और बोला है, यहाँ पे एंड बोला है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद वो पूछ रहे हैं, अच्छा एक जनरल बात और लिख के आनी है, मिनिमम जेल आपको 6 months की होने वाली है अनलेस फॉर सम रीजंस टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज बाय द कोर्ट। ओके, तो मिनिमम 6 months जेल की बात भी लिख के आओगे। व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और चीज, ये अमाउंट इज मोर देन 5 CR, तो ये आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस बनेगा। नॉन बेलेबल मतलब कॉग्निजेबल। ये सब आपको याद रखना है यार, यू नीड टू रिमेंबर दिस। व्हाट वुड बी द पोजीशन, वो एक और चीज पूछ रहे हैं। इंप्लीकेशंस तो मैंने बता दिए पनिशमेंट के, प्रोसिक्यूशन के। व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ दे रिपीट द ऑफेंस, अगर आपने ऑफेंस कोई भी रिपीट किया तो फॉर एवरी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, एवरी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, चाहे आपका अमाउंट कुछ भी इन्वॉल्व हो, आपको 5 years तक की सजा एंड फाइन होने वाला है। 5 years तक की जेल एंड फाइन लगने वाली है। तो प्लीज ये एंड और पे थोड़ा सा ध्यान देना और ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक अजम्पशन दे रहे हैं, इट मे बी अज्यूम दैट ऑफेंसेस आर प्रूव्ड इन द कोर्ट। प्रूव्ड इन द कोर्ट मतलब भैया कन्विक्शन हो रहा है, कन्विक्शन के टाइम पे ऑफेंसेस के पेनल प्रोविजंस लगेंगे ना, इसीलिए। आगे आओ। In an order dated 20th August issued to QR Limited, the JC has confirmed the, ये प्री डिपॉजिट का सवाल है, प्री डिपॉजिट में कुछ है नहीं, क्विकली करा देता हूं फिर भी। IGST की डिमांड हुई है 280 CR की। कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड, मतलब सेल्फ एडमिटेड लाइबिलिटीज निल, द एंटायर अमाउंट इज द डिस्प्यूटेड अमाउंट। इट वांट्स टू नो द प्री डिपॉजिट टू मेक अंडर IGST एक्ट फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर एपेलेट अथॉरिटी। तो एपेलेट अथॉरिटी में जाना है तो 10% और 50 CR, विचएवर इज लोअर आपका 28 CR हो जाएगा। अगर एपेलेट अथॉरिटी ऑल्सो कंफर्म्स द ऑर्डर देन द कंपनी वांट्स टू फाइल बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल, तो उसमें प्री डिपॉजिट कितना बनेगा? इट विल बी 20% और 100 crore विचएवर इज लोअर। तो 20% कितना बनेगा आपका? 56 CR विल बी द अमाउंट। ठीक है, तो ये तो यार देखो प्री डिपॉजिट तो करके ही जाना है, प्री डिपॉजिट में वरना आप गड़बड़ करोगे। इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि आपका प्री डिपॉजिट का सवाल आ सकता है। What are the conditions required to be fulfilled by the importer to make the imported goods eligible for preferential rate? कुछ नहीं है, ये 4 conditions आपको मेनली लिख के आनी है। पहला ये होता है कि वो प्रेफरेंशियल रेट की तरह नोटिफाइड होना चाहिए। यस। उसके बाद होता है कि आपको स्पेसिफिक क्लेम करना है कि हाँ ये मेरा दिस इज माई क्लेम, आई एम क्लेमिंग द स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल रेट, कि मुझे नॉर्मल वाला रेट नहीं चाहिए, प्रेफरेंशियल रेट चाहिए जो कॉलम नंबर 5 में रहता है। ओके। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि ये गुड्स उस पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चर वहां पे हुए तो ही आपको वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहां से सिर्फ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो फायदा मिल जाएगा। और चौथा, रूल्स के हिसाब से उसको चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में जो आप बोल रहे हो वो सब सही है या नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने, नहीं याद तो फटाफट यही से देख लो। 4 पॉइंट्स का आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कुछ सजाने की जरूरत नहीं। आंसर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन समरी असेसमेंट ऑन स्पेशल केसेस एज पर सेक्शन 64। सेक्शन 64 थ्योरेटिकली डायरेक्ट लिख के आना है। एक बात नहीं छोड़नी जो आप छोड़ के आते हो कि गुड्स के केस में अगर हमें टैक्सेबल पर्सन नहीं समझ आ रहा कौन है, तो जिसके पास भी गुड्स है, whoever has the physical possession, he shall be deemed to be the taxable person, और उससे अपन टैक्स ले लेंगे। Explain the provisions of rectification of errors on the face of record under 161। डायरेक्ट सेक्शन है।
अथॉरिटी ने कोई गलती करी है तो वो अपना अपेरेंट रिकॉर्ड जो एरर्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। 3 मंथ्स में कोई पार्टी भी आके बता सकती है, लेकिन रेक्टिफिकेशन जो होगा वो 6 मंथ्स के अंडर होगा, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। सर्कमस्टांसेस इन विच पीओ कैन ऑथराइज अरेस्ट, इसके अंदर आपको सेक्शन नंबर 132 लिखना है। अरेस्ट के लिए आपका मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व होता है 2 CR, ठीक है, मिनिमम अमाउंट इन्वॉल्व होता है 2 CR। 2 CR के मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 50 लाख 60 लाख जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था 4 लाख, तो उसमें यू आर नॉट गोइंग टू अरेस्ट। इज इट क्लियर? चलो, liability of the retiring partner of the firm for any interest tax penalty if any leviable on the firm under the CGST, IGST, SGST। रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं। अब रिटायरिंग पार्टनर वाला आप करके नहीं जाते हुए वाला चैप्टर नंबर 20 आई थिंक, उसमें अगर पार्टनर रिटायरिंग हो रहा है तो कमिश्नर को बताना पड़ता है। फर्म या पार्टनर कमिश्नर को बताएंगे कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसकी लायबिलिटी उस दिन के बाद से नहीं रहेगी। वॉट एवर द प्रीवियस लायबिलिटीज विल बी देयर, उसके लिए वो लायबल रहेगा, लेकिन उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर आपने 1 मंथ में विद इन 1 मंथ ऑफ रिटायरमेंट नहीं बताया तो टिल यू टेल द कमिश्नर उस पार्टनर की लायबिलिटी भी नाउ आ जाएगी। तो इसलिए बेटर है जब भी रिटायर हो रहे हो फटाफट से कमिश्नर को बता दो कि मैं यहां से अलविदा हो चुका हूं। ये था हमारा एमटीबी का डिस्कशन। कितना टाइम लगा है? मोटा मोटा 1 घंटा 15-20 मिनट। सो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे। आई डेंट फाइंड एनी बिग लेवल, एक हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं था। और मैं बोलूंगा पेपर में ये एक्सपेक्ट मत करना, इससे थोड़ा सा ऊपर ही एक्सपेक्ट करना, ठीक है। सो आवर रिसोर्सेज विल हेल्प यू फॉर गेटिंग दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन की मुश्किल आ जाए तब भी आप 60 एम कर सकते हो, आसान आ जाए तो आप 70, 80, 90 भी एम कर सकते हो अगर तरीके से पढ़े हो, तरीके से रिसोर्सेज यूज की है तो। राइट, सो टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।